यस डियर ऑल। तो चलिए स्टूडेंट्स, जो आज हम लोगों ने नया जो यूनिट स्टार्ट करना है, नेक्स्ट यूनिट जिसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग यूनिट है हमारे पास, फिजिकल केमिस्ट्री का है और काफी ज्यादा इजी यूनिट है वो हमारे पास, और उस यूनिट का नेम है हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले ये जो यूनिट है हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास ये केमिकल काइनेटिक्स डील किससे करता है। देखिए, अगर हमारे पास मान लीजिए कोई भी मेरे पास कोई भी रिएक्शन हो रही है, जैसे मान लीजिए मैंने सपोज कर लिया है मेरे पास जो रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, कोई प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, मेरे पास कोई केमिकल चेंज हो रहा है, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। जब ये केमिकल रिएक्शन चेंज होगी ना, तो उसका जब ये रिएक्शन हो रही होगी, तो मेरे माइंड में कुछ क्वेश्चन अराइज होंगे यार, कुछ क्वेश्चंस होंगे जो अराइज होंगे मेरे माइंड में। मेरे माइंड में पहला क्वेश्चन तो ये अराइज होगा भी, रिएक्शन पॉसिबल होगी कि नहीं होगी। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो मैं आपको पहले तो इसका फील दिलाऊंगा भी केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम लोग बेसिकली पढ़ने किसके बारे में है। मैंने बोला एक रिएक्शन हो रही है, हमने मैं मान लिया केमिकल चेंज हो रहा है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, गॉट इट। तो जब कोई रिएक्शन हो रही है तो दिमाग में कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं। वो क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन तो ये आता है, बिल्कुल स्टार्टिंग से लिखना स्टार्ट करिए बेटा आप लोग। पहला क्वेश्चन तो ये आता है, रिएक्शन पॉसिबल, रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट, रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट। पहला क्वेश्चन तो यही दिमाग में आता है भी, ये जो हम लोग रिएक्शंस कर रहे हैं वो रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन दिमाग में आता है तो इसका जो सॉल्यूशंस अपने को मिलता है, वो सॉल्यूशन हमें मिलता है थर्मोडायनेमिक में। इसका जो आंसर हमारे पास मिलेगा वो केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक ब्रांच में मिलेगा। थर्मोडायनेमिक ब्रांच में कैसे मिलेगा? वो हमारे पास आंसर मिलने वाला है डेल्टा जी की हेल्प से। मैं क्या करूंगा, इस रिएक्शन के डेल्टा जी की वैल्यू को चेक करूंगा। तो डेल्टा जी की वैल्यू मुझे बता पाएगी भी रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है। अगर डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब रिएक्शन नॉन फिजिबल है। ठीक है, नॉन फिजिबल का मतलब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये रिएक्शन अपने आप होने वाली नहीं है। सॉरी, अगर रिएक्शन डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आती है, इसका मतलब रिएक्शन फिजिबल है। ठीक है। अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब ये रिएक्शन बेटा नॉट फिजिबल है, ये रिएक्शन फिजिबल है ही नहीं, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है। तो आपको पता होगा डेल्टा जी का जो साइन होता है वो हमें रिएक्शन की फिजिबिलिटी और नॉन फिजिबिलिटी के बारे में बताता है। राइट एवरीवन?
पहला क्वेश्चन का आंसर तो अपने को मिल गया। अब सेकंड जो क्वेश्चन हमारे पास आता है, अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करूं जो दिमाग में रेज होगा, वो ये होगा हमारे पास एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शंस का मतलब क्या है कि जब रिएक्शंस हो रही है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो सेकंड क्वेश्चन दिमाग में ये आएगा यार कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, रिएक्शंस कितनी फॉरवर्ड जाएगी। ठीक है, तो जो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शंस का जो आंसर अपने को मिलता है, इस क्वेश्चन का जो आंसर मिलेगा वो हमारे पास मिलेगा इक्विलिब्रियम के अंदर। इसका जो आंसर मिलने वाला है वो इक्विलिब्रियम के थ्रू मिलेगा। और इक्विलिब्रियम की कौन सी प्रॉपर्टी के थ्रू? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के थ्रू। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के थ्रू इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने को मिलने वाला है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटा हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, और आपको पता है भी के कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा जाता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हियर। ओके, तो जितनी हमारे पास के की वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब के की वैल्यू हमें ये बता देगा भी रिएक्शंस कितनी कंप्लीट हुई है, क्योंकि के की वैल्यू का इंक्रीज होना ये इंडिकेट करता है भी रिएक्शन प्रोसीड मैक्सिमम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन प्रोसीड मैक्सिमम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? भी रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ गई है। तो जो के है ना, इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है, वो हमें एग्जैक्टली ये बता देगा भी कितनी हद तक रिएक्शंस कंप्लीट हुई है, रिएक्शन कितनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई है अपने पास। राइट? तो यहाँ तक दो टू क्वेश्चन हमारे पास रेज हुए, तो उन दोनों का आंसर अपने को मिल गया। अगर मैं बात करूं यार भी थर्ड क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में रेज होगा है, अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन आता है भी ये जो रिएक्शन हो रही होगी इसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड के बारे में क्वेश्चन रेज होगा। और इसके मतलब मैकेनिज्म के बारे में क्वेश्चन रेज हो सकता है भी कौन भी किस मैकेनिज्म से ये रिएक्शन हो रही है। तो ये इन क्वेश्चंस का जो आंसर मिलने वाला है ना, इन दोनों क्वेश्चंस का जो आंसर मिलने वाला है वो मिलेगा हमारे पास इस यूनिट के अंदर। यूनिट्स का नेम है केमिकल काइनेटिक्स। राइट? तो आपको ये समझ आ गया होगा भी केमिकल काइनेटिक्स बेसिकली केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच है। तो मैं इसको ये कहूंगा कि केमिकल काइनेटिक केमिस्ट्री की हमारे पास वो ब्रांच होगी जिसके अंदर हम लोग ये स्टडी करेंगे, जिसके अंदर हम रिएक्शन की स्पीड के बारे में देखेंगे भी रिएक्शन की स्पीड क्या है, कौन कौन से फैक्टर जो रिएक्शन की स्पीड को अफेक्ट करते हैं, और रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म के थ्रू हो रही है। इन सभी क्वेश्चन का जो आंसर मिलेगा वो अपने को केमिकल काइनेटिक्स के अंदर मिलेगा। एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ रहे हो तो आप लोगों के लिए थर्मोडायनेमिक को इन्वॉल्व नहीं करना। आप लोग ये नहीं देखोगे भी जो रिएक्शन हम लोगों ने लिखी है वो पॉसिबल है या नहीं है। वो रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक है, वो पॉसिबल है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हम लोग फिजिबिलिटी की बात नहीं कर रहे। इस रिएक्शन के अंदर हमारा जो टोटल फोकस रहेगा वो रिएक्शन की स्पीड और रिएक्शन के मैकेनिज्म पे रहेगा। राइट एवरीवन? तो क्या करते हैं, इससे सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस को लिख लेते हैं भी केमिकल काइनेटिक्स का डेफिनेशन हमारे पास क्या है। देखिए, तो लिखेगा, तो सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन को हम लोग लिखते हैं। तो लिखेंगे द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, क्या लिखने वाले हैं, जो केमिकल काइनेटिक्स है वो बेसिकली अपने पास क्या है, तो लिखेंगे द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच deals with deals with speed of reaction, speed of reaction, comma, factor affecting speed of reactions, speed of reactions, and mechanism of reaction, and mechanism of reaction is called chemical kinetics, is called chemical kinetics. राइट एवरीवन? तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया भी केमिकल काइनेटिक्स का बेसिकली डेफिनेशन क्या है। तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो रिएक्शन की स्पीड के साथ कौन कौन से फैक्टर जो रिएक्शन की स्पीड को अफेक्ट करेंगे, कौन कौन से मैकेनिज्म है जिसके दौरान रिएक्शंस हो रहे हैं अपने पास, इन सभी को जहाँ पे स्टडी किया जाता है केमिस्ट्री की उस ब्रांच को हम लोग केमिकल काइनेटिक्स बोल देते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में। नेक्स्ट हमारा जो फोकस रहेगा टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, और टाइप ऑफ रिएक्शंस को किसके बेसिस पे स्टडी करेंगे, स्पीड के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड या ऑन द बेसिस ऑफ रेट। ठीक है, यहाँ पे मैं रिएक्शंस को क्लासिफाई कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ रेट। तो अगर हम लोग रेट के बेसिस पे रिएक्शंस को क्लासिफाई करें तो रिएक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। तो जो फर्स्ट हमारे पास कैटेगरी आती है जिसमें रिएक्शन को क्लासिफाई किया जाता है वो हमारे पास आता है वेरी फास्ट रिएक्शंस,
सेकेंड हमारे पास है वेरी स्लो रिएक्शन, और थर्ड हमारे पास आएगा रिएक्शन विद मॉडरेट रेट, रिएक्शन विद मॉडरेट रेट। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड हम लोग रिएक्शंस को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर देते हैं, वेरी फास्ट, वेरी स्लो एंड रिएक्शन विद मॉडरेट रेट। अब देखिए होता क्या स्टूडेंट्स, आप सोच के देखिए, जब भी आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट्स टूटते हैं और प्रोडक्ट बनते हैं। इसका मतलब जब कोई केमिकल चेंज हो रहा होता है तो जो रिएक्टेंट होते हैं उनके बीच में जो बॉन्ड्स बने होते हैं वो बॉन्ड्स टूटते हैं और नए वाले बॉन्ड अपने पास बनते हैं। ये होता है हमारे पास केमिकल रिएक्शंस के अंदर। वेरी फास्ट रिएक्शन कौन सी होंगी? वेरी फास्ट रिएक्शन डेफिनेटली वो रिएक्शंस होंगी जिनमें बॉन्ड का क्लीवेज, जिसमें बॉन्ड क्लीवेज और बॉन्ड फॉर्मेशन बहुत कम हो रहा होगा, जिसमें बहुत कम बॉन्ड्स को तोड़ने की जरूरत पड़ रही होगी, बहुत कम बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा होगा, उन्हीं वही रिएक्शन बहुत ज्यादा स्पीड से हो रही होंगी। तो जो वेरी फास्ट रिएक्शंस आती है ना, इनके अंदर अगर हम लोग बेसिकली बात करें तो इनके अंदर हम लोग आयनिक रिएक्शंस को इन्वॉल्व करते हैं, आयनिक रिएक्शंस को। अब आयनिक रिएक्शन वेरी फास्ट रिएक्शंस का पार्ट बनते हैं, क्यों? क्योंकि आयनिक रिएक्शन में आयंस ऑलरेडी बने होते हैं, आयंस आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑलरेडी आयंस बने होते हैं, सिर्फ उन आयंस को अलग करना होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, यहाँ पे AgNO3 है, अगर मैं AgNO3 और NaCl को वाटर में डाल दूं तो क्या हो जाएगा, मेरे पास ये फटाफट आयंस में टूट जाएंगे, ये आयंस में टूट के तो जो पॉजिटिव आयन है दूसरे के नेगेटिव आयन से कंबाइन कर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, AgCl प्लस NaNO3 का फॉर्मेशन होगा। मतलब आयनिक रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें बहुत कम बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड क्लीवेज हो रहे हैं, ऑलरेडी आयंस बने हुए हैं, उन आयंस को सेपरेट करना है। तो इस ये जो आयनिक रिएक्शन होंगे इनका जो रेट होता है वो बहुत ही फास्ट होगा, ठीक है, और बहुत फास्ट होता है तो रेट डिफिकल्ट टू स्टडी, बेसिकली इनका रेट बहुत मुश्किल होता है स्टडी करना, ठीक है, रेट डिफिकल्ट टू स्टडी। क्योंकि ऐसा नहीं होता भी इसको रेट को स्टडी नहीं कर सकते, स्टडी कर सकते हैं, पर नॉर्मल कंडीशंस के अंदर तो उन वहां पे इनको स्टडी करना मुश्किल होता है, क्योंकि इनके जो स्पीड होती है रिएक्शन का जो रेट होता है वो बहुत फास्ट होता है। अगर हम बात करें सेकंड रिएक्शन की, वेरी स्लो रिएक्शंस के बारे में, यार वेरी स्लो रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जो हमें ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखाई देता है भी ये रिएक्शन बेसिकली हो ही नहीं रही, ये रिएक्शन रुकी हुई है, जिनको कंप्लीट होने में कई मंथ लग जाते हैं, कई ईयर्स लग जाते हैं। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या होता है, क्रोजन है। आपने देखा होगा जो क्रोजन होता है वो एक बहुत ही ज्यादा जो हमारे पास स्लो फिनोमिनन होता है, जिसको होने में मंथ और ईयर्स लग जाते हैं। तो इनका रेट भी स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट है, इसका इसके बारे में भी लिखूंगा, रेट डिफिकल्ट टू स्टडी, रेट डिफिकल्ट टू स्टडी, ठीक है। तो इनका रेट भी स्टडी करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, बिकॉज ये, ठीक है, इट टेक लॉट ऑफ टाइम, मतलब बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है बेटा इनको होने में अपने पास यार, ठीक है, मंथ लग जाते हैं, ईयर्स लग जाते हैं, तो इनके रेट को भी स्टडी करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अगर मैं बात करूं रिएक्शन विद मॉडरेट रेट, मॉडरेट रेट वो रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे यार जिनका रेट ठीक ठाक सा होगा, ना तो बहुत फास्ट होंगे ना ही बहुत स्लो होंगी, और जिनके रेट को हम लोग स्टडी कर सकते हैं। तो इसके अंदर जनरली अगर हम लोग एग्जांपल को देखें तो इसमें जो रिएक्शंस आती है वो कोवलेंट रिएक्शंस आएंगी यार, कोवलेंट मॉलिक्यूल्स की जो रिएक्शंस होंगी, कोवलेंट मॉलिक्यूल्स रिएक्शंस, जो कोवलेंट मॉलिक्यूल की रिएक्शंस होंगी ना वो जनरली मॉडरेट रेट की होती हैं। अब जैसे मान लो मैंने क्या करना है, किसी भी मॉलिक्यूल को रिएक्ट करवाना है, जैसे मान लीजिए मेरे पास H2 प्लस O2 है, इसको रिएक्ट करवा के मैंने H2 का फॉर्मेशन करना है, तो ये कैसी रिएक्शन है जिसमें कोवलेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब कैसे हो रहा होगा, H2 में क्या हो रहा होगा, H और H के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ है, और यहाँ पे H2 में जाके क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली 2 हाइड्रोजन अटैच हो रहे हैं। अब अगर मैंने H2 और O2 को कंबाइन करके वाटर बनाना है तो बेसिकली मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, मुझे H और H के बॉन्ड को तोड़ना होगा, मुझे ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को तोड़ना होगा यार। तो एक ऐसी रिएक्शन है, तो आप सोचिए ये जो कोवलेंट मॉलिक्यूल की रिएक्शन है, ये ऐसी रिएक्शन है जिसमें बॉन्ड क्लीवेज काफी ज्यादा होता है। अगर बॉन्ड क्लीवेज काफी ज्यादा होगा तो डेफिनेटली वो रिएक्शन का रेट ज्यादा फास्ट नहीं होगा। तो इन रिएक्शंस के रेट को हम लोग बहुत कंफर्टेबली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको मेरी बात समझ आ गई होगी सबको यार। तो यहाँ तक मैं ये कहना चाहता हूँ भी इस चैप्टर के अंदर जो हमारा मेन कंसर्न रहेगा, हम उन रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे जिनके रेट को हम लोग बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब इस चैप्टर के अंदर हमारा जो टोटल फोकस रहेगा वो कोवलेंट मॉलिक्यूल की रिएक्शंस पे रहने वाला है, क्योंकि उन्हीं के रेट को हम लोग बहुत कंफर्टेबली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर बहुत ही ना तो हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही स्लो रिएक्शंस की, ना ही बहुत फास्ट रिएक्शंस की। इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग जो डील करेंगे वो हम लोग उन रिएक्शंस की बात करेंगे जिनका रेट मॉडरेट है और जिनको हम लोग बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट एवरीवन। तो यहाँ तक हम लोगों सर ने क्या किया, रिएक्शंस को क्लासिफाई कर लिया। अब नेक्स्ट बेटा जो हमारे पास आता है
नेक्स्ट हम लोग डिफाइन करने वाले हैं रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए रेट ऑफ रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग जो डील करेंगे वो रेट ऑफ रिएक्शन से ही डील करने वाले हैं। देखिए अब रेट का मतलब क्या होता है, अगर हम बात करें, यहाँ पे एक वर्ड आ गया रेट। रेट का मतलब है माय डियर स्पीड यहाँ पे। ओके, तो अगर आप मान लीजिए आपके पास कोई एक व्हीकल है, ठीक है, आपके पास ये कार है, देखिए आपके पास मैंने मर्सिडीज कार आपके लिए बना दिया यहाँ पे। लग तो नहीं रहा मर्सिडीज है, पर मान लीजिए मर्सिडीज है आपके पास। आप किसी गाड़ी में जा रहे हो आप, और आप लोगों ने उस गाड़ी की स्पीड निकालनी है। तो हम लोग स्पीड कैसे निकालते हैं? स्पीड हम लोग निकालते हैं उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितने टाइम के अंदर, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो हमारे पास रिएक्शन की स्पीड आ जाएगी, राइट। ओके, इन द सिमिलर वे बेटा अपने पास क्या होता है, अगर हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शंस हो रही है और उस केमिकल रिएक्शंस का मैं रेट निकालना चाहता हूँ, तो रेट का मतलब है मैं उस रिएक्शन की स्पीड को कैलकुलेट करना चाहता हूँ। अब मैं रिएक्शन को लिए तो मैं डिस्टेंस नहीं देखूंगा, अभी रिएक्टर कहाँ तक चला गया, रिएक्शन तो डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करता। तो हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन की किसी भी प्रॉपर्टीज को कैरी कर सकते हैं, ठीक है, रिएक्शन की किसी भी प्रॉपर्टी को, लाइक उसका वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है, उसके प्रेशर में कितना चेंज आ रहा है, उसके पीएच में कितना चेंज आ रहा है, उसके कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है और कितने टाइम में आ रहा है। तो उससे हम लोग किसी भी रिएक्शन का स्पीड क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब रिएक्शन की स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए हमें किसी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज देखना होगा टाइम के रिस्पेक्टिव, तो वो हमें रिएक्शन की स्पीड दे देगा। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग जो ये फिजिकल क्वांटिटी को कैरी करती है वो है हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन। तो मैं रेट को ये लिख सकता हूँ, अगर मुझे रेट डिफाइन करना हो, रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन को मैं लिख सकता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज आया, और क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, राइट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और अपॉन क्या आएगा, टाइम टेकन। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने रेट को निकालने के लिए, रिएक्शंस को रेट को निकालने के लिए जिस फिजिकल क्वांटिटी को मैंने कैरी किया, वो फिजिकल क्वांटिटी मेरे पास क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है। तो मैं रेट कैसे निकालूंगा, मैं अगर रिएक्टेंट की फॉर्म में रेट निकालूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, भी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज आया, कितने टाइम में। अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में निकालूंगा तो क्या लिख सकता हूँ, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कितने टाइम में, और कितने टाइम के लिए मैंने क्या लिख लिया, टाइम टेकन। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी रिएक्शंस के रेट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। अब जैसे मान लीजिए, अब इसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं ताकि हमें बहुत अच्छे तरीके से चीजें क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन हो रही है, एक रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा जी, इसको मैं लिख सकता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन। अगर इस रिएक्शन का मैं रेट लिखना चाहूँ इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, तो मैं कैसे लिखूंगा, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, तो जो रिएक्शन का रेट है उसको लिखने का तरीका क्या होगा, उसको मैं लिखूंगा, अगर मैं उसको रिएक्टेंट की फॉर्म में लिखता हूँ तो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट। अब मैं रेट को डिफाइन करूंगा किसके टर्म में, रिएक्टेंट की टर्म में। तो रिएक्टेंट की टर्म में रिएक्शन का रेट कैसे लिखा जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, डिक्रीज इन concentration of reactant, decrease in concentration of reactant अपॉन टाइम टेकन। मतलब अगर रिएक्टेंट की फॉर्म में लिख रहा हूँ तो कौन सा वर्ड यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे डिक्रीज वर्ड यूज कर रहा हूँ। डिक्रीज वर्ड क्यों यूज करूंगा बताओ, क्योंकि आप सोच के देखिए जैसे जैसे टाइम निकलेगा, ठीक है, वैसे वैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, और अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो डेफिनेटली रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा टाइम के साथ। ओके, तो जिसकी वजह से अगर कंसंट्रेशन की रिएक्टेंट की टर्म में आप लोगों ने रेट डिफाइन करना है तो मैं कौन सा वर्ड लेके चल रहा हूँ, यहाँ पे डिक्रीज वर्ड यूज करूंगा। ओके, तो देखिएगा, तो यहाँ पे रिएक्शन का रेट मेरे पास क्या लिखा गया, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन, ये मैंने लिख दिया। अगर मैं यहाँ पे मान लूँ भी R1 मेरे पास क्या है, R1 मेरे पास रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है टाइम T1 पे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T1, और R2 हम लोग लिख देते हैं कि ये कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का एट टाइम T2। तो अगर मैं यहाँ पे रिएक्शंस के रेट को डिफाइन करूंगा तो रेट इज इक्वल टू, तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ,
ठीक है, यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए, सबसे पहले फटाफट समझ लीजिए इसको। तो मैंने यहाँ पे मैं क्या रिपीट कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे रिएक्शंस को लिख दिया जिसके अंदर रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। अब हम लोगों ने क्या करना है, इस रिएक्शंस के रेट को डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हम लोगों ने उस रिएक्शंस के रेट को इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट मैंने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो अगर मैं रिएक्ट यहाँ पे कोई रिएक्शन को बैलेंसिंग का कोई कंसर्न नहीं है माय डियर। तो यहाँ पे रिएक्शंस के रेट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैंने लिखा भी जो रिएक्शंस का रेट होगा वो ये होगा भी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना चेंज हो रहा है कितने टाइम में। तो R1 मैंने क्या लिया, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन लिया टाइम T1 पे, R2 रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है टाइम T2 पे। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग रेट कैसे निकालेंगे। अगर मैंने रिएक्शंस का रेट निकालना है तो रेट इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, तो क्या करोगे R2 माइनस R1। ठीक है, चेंज निकालना है कितना रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हुआ, R2 माइनस R1 अपॉन क्या करेंगे T2 माइनस T1। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, T2 माइनस T1, क्योंकि हम लोगों ने फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना होता है रिएक्शन के रेट को निकालने के लिए। तो मैंने R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें तो जो R2 की वैल्यू होती है वो स्मॉलर होगी एज कम्पेयर टू बेटा जी R1। R1 बड़ा होगा। R1 बड़ा क्यों होगा, क्योंकि सोच के देखो, जैसे जैसे टाइम निकलेगा तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा बेटा जी, कम होगा ना। तो इसका मतलब R2 की वैल्यू R1 से कम आएगी, तो यहाँ से तो रेट नेगेटिव आएगा। तो यहाँ से रेट नेगेटिव आ रहा है, तो रेट तो नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि अब अगर आप इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन को देखते हो, यहाँ पे एक्सप्रेशन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस एक्सप्रेशन में आपको पता लग गया भी ये रेट निकालने का तरीका है। अब इसमें जो R1 है वो R2 से बड़ा आ रहा है। अगर R1 की वैल्यू R2 से बड़ी है, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा, तो यहाँ से इस एक्सप्रेशन से तो रेट नेगेटिव निकलने वाला बेटा जी। अब रेट तो नेगेटिव नहीं होगा, रेट तो पॉजिटिव होगा। इसलिए हम लोग क्या करते थे, इस रेट के आगे यहाँ पे नेगेटिव साइन डालेंगे। तो जब भी आप लोग रेट को किसकी फॉर्म में डिफाइन करोगे, इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट डिफाइन करोगे, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, रेट के आगे आप लोग कौन सा साइन डाल दीजिए, यहाँ पे नेगेटिव साइन डाल दीजिए, क्योंकि वो नेगेटिव साइन डालने से रेट अपने आप क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। राइट, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं ये लिखूं, यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या है नेगेटिव साइन का, सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन, तो मैं ये बोलूंगा नेगेटिव साइन, ये जो मैंने लगाया है, इस नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस क्या है। तो हम लोग ये लिखेंगे, नेगेटिव साइन इंडिकेट, नेगेटिव साइन इंडिकेट इंडिकेट rate is concentration of reactant, concentration of reactant decrease with time, decrease with time। ठीक है, भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम होता है। एंड रेट इज डिफाइंड इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, and rate is defined in term of reactant, in term of reactant। तो ये नेगेटिव साइन का हमारे पास क्या सिग्निफिकेंस है, फिर नेगेटिव साइन हमें ये बता देता है कि जो रेट है उसको हम लोग रिएक्टेंट की टर्म में डिफाइन कर रहे हैं। क्योंकि क्योंकि आपको एक चीज तो बेटा नोट डाउन करनी पड़ेगी, ये वाला पॉइंट तो आपको समझना पड़ेगा, क्या रेट इज ऑलवेज पॉजिटिव, रेट इज ऑलवेज पॉजिटिव। रेट का नेगेटिव होने का कोई सेंस नहीं बनता बच्चों, आप सोच के देखो, रेट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, रेट नेगेटिव होने का क्या सेंस बनता है, अगर रिएक्शन नहीं हो रही होगी तो रिएक्शन का स्पीड जीरो होगा, अगर रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन की कोई ना कोई स्पीड होगी, पर ये रिएक्शन की स्पीड का नेगेटिव होने का कोई सेंस नहीं बनता। तो ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, ये जो नेगेटिव का जो 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 रिएक्शन का रेट होगा, ठीक है, ये वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को आप लोगों ने अपने दिमाग में रखना है कि जो रिएक्शन का जो रेट होगा वो हमेशा क्या होगा, हमारे पास पॉजिटिव ही होगा। रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव माय डियर। ओके डियर ऑल, यहाँ तक बात सबको समझ आ चुकी है। अब हम बात क्या करते हैं, ये तो हम लोगों ने डिफाइन किया था रेट को किसके टर्म में, रिएक्टेंट की टर्म। यस सर, मैंने ये पूछा था कि जैसे कोवेलेंट रिएक्शंस के केसेस के अंदर हमारे पास इक्विलिब्रियम भी आ जाता है, तो इक्विलिब्रियम पे हम ये कह देंगे कि बस रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट हो जाता है। बेटा एक्चुअली क्या है, जो कहाँ पे आप बोल रहे हो, इक्विलिब्रियम पे बोल रहे हो, इक्विलिब्रियम पे तो दोनों रिएक्शन का रेट बराबर ही हो जाएगा ना। ये सिर्फ कांस्टेंट ही हो जाएगा या हाँ, बिल्कुल जीरो कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पे बेटा जी मैंने जो डिफाइन कर दिया वो रिएक्टेंट की टर्म में डिफाइन कर दिया। अब हम बात करने वाले हैं इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट, इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है,
अब हमने रिएक्शंस के रेट को प्रोडक्ट की फॉर्म में डिफाइन करना है। तो अगर हम लोग रिएक्शंस के रेट को प्रोडक्ट की फॉर्म में डिफाइन करेंगे तो मैं ये लिखूंगा भी जो रिएक्शंस का जो रेट होगा वो इक्वल टू होगा किसके, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर? भी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आएगा, इंक्रीज हो रही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी इंक्रीज हुई अपॉन क्या करेंगे यहाँ पे, टाइम टेकन। राइट एवरीवन? अपॉन टाइम टेकन, यही होगा अपने पास। चलिए, तो जैसे हम लोग ने रिएक्टेंट की फॉर्म में डिफाइन किया था उसी टर्म से हम लोग प्रोडक्ट की फॉर्म में भी रिएक्शंस के रेट को डिफाइन कर सकते हैं। और मैं आपको बार बार क्या ये बता रहा हूँ भी इस रेट को डिफाइन करने के लिए जिस फिजिकल टर्म को मैंने कैरी किया है वो फिजिकल टर्म मेरे पास है कॉन्सेंट्रेशन। ओके, राइट डियर। देखिए, तो अब आगे क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे ये मान लेते हैं P1 हमारे पास क्या है, P1 ये हमारे पास कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट का, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम T1, एट टाइम सर T1 अपॉन टी वन ही आना था ना पीछे वाले में, जब हमारे पास अपॉन टाइम टेकन आना था ना। हाँ, नीचे क्या लिखा, मैंने क्या लिखा था? नहीं सर, आप मैं पूछ रहा हूँ कि वही आना था ना बस। हाँ बिल्कुल वही आएगा बेटा जी। हाँ, P1 हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है एट टाइम T1 पे, और जो P2 है वो हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम T2। ठीक है, और आपको पता है जैसे जैसे टाइम निकलेगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करने वाला है अपने पास। तो यहाँ पे अगर मैं रेट को डिफाइन करता हूँ तो रेट को कैसे निकालेंगे, क्या कर दोगे, फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दोगे P2, कंसंट्रेशन ऑफ P2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ P1 अपॉन T2 माइनस T1। तो ये हमारे पास रिएक्शंस का रेट डिफाइन हो गया इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट। राइट एवरीवन? ये इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास रेट डिफाइन हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको पता है जो हमारे पास P2 होगा, जो P2 की वैल्यू है वो ग्रेटर होगी एज कम्पेयर टू P1 से। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं और टाइम के साथ क्या होता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। इसका मतलब जो P2 का कंसंट्रेशन होगा वो P1 से बड़ा होगा, तो डेफिनेटली रेट की वैल्यू ऑलरेडी क्या आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली है। तो इसके साथ किसी भी साइन कन्वेंशन को कैरी करने की अपने को जरूरत नहीं होगी। तो आई थिंक सबको ये क्लियर हो चुका है रिएक्शंस का रेट हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे स्टूडेंट्स। तो रिएक्शंस के रेट को डिफाइन करने के लिए यही तरीका होता है, या तो आप लोग उसको रिएक्टेंट की फॉर्म में डिफाइन कर दीजिए रेट को, या फिर आप उसको प्रोडक्ट की फॉर्म में डिफाइन कर दीजिए। राइट डियर, यहाँ तक बात सबको क्लियर हो चुकी है। अब जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे न्यूमेरिकल्स अपने पास बन जाता है, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल आता है। वो सिंपल सा न्यूमेरिकल अपने पास ऐसे बोलते हैं भी, मान लीजिए हमारे पास ए और बी, हमारे पास ए से हमारे पास कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या बोलेंगे, यहाँ पे टाइम वर्ड दे दिया, यहाँ पे उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन दे दिया, कॉन्सेंट्रेशन दे दिया, टाइम, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन दे दिया, और अपने से पूछता है कैलकुलेट रेट। अब वो क्या कर रहे हैं, जब टाइम टी इक्वल टू मान लीजिए 0 था, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, तब जो कंसंट्रेशन थी वो मेरे पास 5 मोल पर लीटर थी, 5 मोल पर लीटर थी। अब जब टाइम कितना हो गया, 2 सेकंड हो गया मेरे पास, तो उस केस में जो कंसंट्रेशन है वो मेरे पास 2 मोल पर लीटर हो गई। ठीक है, मेरे से पूछा गया कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शंस, कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन, कहते रिएक्शंस का रेट कैलकुलेट करिए। तो हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो अपने को पता है भी रेट कैसे निकालेंगे। रेट हम लोग निकालने वाले हैं बेटा जी, माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम। राइट, मैं इसको लिख सकता हूँ डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन गिवन है, किसकी गिवन है, ए की गिवन है बेटा यहाँ पे। तो रेट को निकालने का तरीका क्या होता है, रिएक्टेंट के फॉर्म में फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, तो चेंज ही हो रहा है, तो स्टेज को मैं डेल्टा ए लिख सकता हूँ, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, रिएक्टेंट की फॉर्म में डिफाइन कर रहा हूँ तो नेगेटिव साइन तो मेरे को लगाना ही पड़ेगा, तो क्या लगाऊंगा, माइनस लगा दूंगा। आगे क्या लिखूंगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है मेरे पास बेटा जी 2 है, माइनस करूंगा कितना आ रहा है 5, और टाइम कितना आ रहा है डियर 2 आ रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर हम लोग आंसर कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, पॉजिटिव का 3 आएगा, 3/2 आ गया पॉजिटिव। ऊपर कितना है बेटा जी 2 है, 2 माइनस 5, ठीक है, 2 माइनस 5 ये नेगेटिव का था, अब क्या बन गया, पॉजिटिव का बन जाएगा अपने पास। तो ये कितना बन गया, सर वो नेगेटिव क्यों लगाया साथ में? एक मिनट, किसके फॉर्म में बोल रहे हो? सर वो जो रेट के आगे फॉर्मूला लिखा है उस पे आगे नेगेटिव क्यों तो लगाया भाई है? मैंने आपको बताया था, अगर आप यहाँ पे नेगेटिव नहीं लगाओगे तो बताओ आपके पास रेट क्या आ रहा है, पॉजिटिव बन रहा है कि नेगेटिव बन रहा है?
नेगेटिव बनेगा सर। नेगेटिव बनेगा। रेट तो नेगेटिव नहीं हो सकता, रेट तो पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, तो यस आपको बताया था रिएक्टेंट्स के लिए, तो इसके लिए आगे कौन सा साइन लगा देंगे बेटा जी? नेगेटिव साइन लगा देंगे। नेगेटिव साइन लगाने का फायदा क्या हो जाएगा अपने पास भी? जो रेट है वो ऑटोमेटिकली क्या बनेगा? पॉजिटिव बन जाएगा अपने पास। तो कितना रेट आ गया बताओ इसका? रेट क्या बनेगा अपने पास यार? 3/2 बन गया अपने पास। ठीक है, 3/2, 3/2 का मतलब 1.5, 1.5 क्या बना? मोल पर लीटर पर सेकेंड। राइट एवरीवन, बताइए क्या रिएक्शन की स्पीड ये निकल के आएगी वो? ओके डियर, अब यहाँ पे देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखो कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं। देखिए डियर, यहाँ पे पहले टाइम कितना था? 0 था। टाइम जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी तब कंसंट्रेशन 5 मोल पर लीटर था। आफ्टर टाइम 2 सेकेंड जो कॉन्सेंट्रेशन है बेटा वो कितना रह गया? 2 मोल पर लीटर रह गया। आफ्टर टाइम 2 जो कॉन्सेंट्रेशन था वो 2 मोल पर लीटर रह चुका है। इसका मतलब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। जैसे जैसे टाइम निकल रहा है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो रहा है। तो यहाँ से क्या सोचने को आता है? यहाँ से ये सोचने को मिला भी जो रेट डिफाइन है वो रिएक्टेंट की फॉर्म में डिफाइन कर रहा हूँ ना मैं, क्योंकि मेरे पास प्रोडक्ट के बारे में तो दिया नहीं हुआ, मेरे पास तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की फॉर्म में गिवन है। तो मैं रेट कैसे निकालूंगा? मैं ऐसे निकालूंगा भी ए में कितना चेंज हुआ अपॉन टाइम टेकन। तो मेरे पास कितना था पहले? तो रेट चेंज कैसे निकालते हो? फाइनल माइनस इनिशियल। 2 माइनस क्या करोगे? 5 करोगे। तो 2 माइनस 5 करोगे तो -3 आ जाएगा। आगे साइन आपने नेगेटिव का लगा दिया तो 3 आ गया। और कितने टाइम का चेंज आया? 2 सेकंड के अंदर। तो 3/2 आ गया, तो 1.5 आ गया। कंसंट्रेशन किस में डिफाइन था? मोल पर लीटर में। तो रेट क्या बन गया? मोल लीटर इनवर्स पर सेकेंड। तो ये हमारे पास रिएक्शंस का क्या आ गया? रेट कैलकुलेट हम लोगों ने कर लिया। राइट एवरीवन, आई थिंक सब बच्चों को यहाँ तक बात क्लियर होगी, किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बड़े नॉर्मल तरीके से एक न्यूमेरिकल आपको मैंने बना के दिखाया भी कैसे हम लोगों ने चीजों के बारे में सोचना है। ओके, अब फ्रेंड नेक्स्ट जो अपने पास आता है, यहाँ तक करने के बाद जब हम लोगों ने रिएक्शंस के रेट को लिखना सीख लिया, अब हम क्या करेंगे? रेट एक्सप्रेशंस के बारे में, यूनिट्स ऑफ रेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले यूनिट ऑफ रेट, जो रेट होगा जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसके यूनिट्स हमारे पास क्या होंगे? देखिए, अगर यूनिट्स रेट की बात करते हैं तो रेट हमारे पास होता है, रेट में हम लोग क्या लिखते हैं ऊपर? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है अपॉन टाइम टेकन, राइट? तो ये हमारे पास रेट को इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं। अब मान लीजिए मैं कंसंट्रेशंस को, अब कंसंट्रेशंस को ना हम लोग दो तरीके से कैरी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं कंसंट्रेशंस को ले रहा हूँ किसके अंदर? मोल पर लीटर के अंदर। और टाइम मैंने सोच लिया भी मैं टाइम को किस में लूंगा? सेकंड में लूंगा। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है भी आप लोगों ने टाइम को सेकंड में ही लेना है। जब आप केमिकल काइनेटिक्स की प्रॉब्लम को देखोगे तो आपको पता लगेगा भी टाइम को सेकंड में भी ले सकते हैं, मिनट में भी ले सकते हैं, आवर्स में भी ले सकते हैं। वैसे ही कंसंट्रेशन को जो जो हम लोग यहाँ पे रेट को डिफाइन करने के लिए कंसंट्रेशन है वो हम लोग जनरली मोल पर लीटर में लेते हैं। तो कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में, टाइम आप जिस मर्जी में लेंगे। तो डेफिनेटली अगर रेट को डिफाइन करने का जो यूनिट बनेगा तो रेट के यूनिट्स क्या हो जाएंगे? रेट के यूनिट्स बनेंगे मोल पर लीटर टाइम इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे मैं टाइम, तो यहाँ पे बन गया मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये हमारे पास यूनिट्स बन गए किसके? रेट ऑफ रिएक्शन के। ये तब बनेंगे अगर टाइम को आप लोग किस में डिफाइन कर रहे हो? सेकंड में डिफाइन कर रहे हो। मैं रिपीट कर रहा हूँ, टाइम को आप मिनट में, आवर्स में, डेज में, मंथ्स में, ईयर्स में भी हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम। अगर हमारे पास मान लीजिए कोई गैशियस कंपोनेंट है डियर, सेकंड हमारे पास आता है अगर कोई हमारे पास गैशियस कंपोनेंट है, तो आपको पता है गैशियस कंपोनेंट के अंदर क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं? कंसंट्रेशन को रिप्लेस कर सकते हैं प्रेशर के साथ। कंसंट्रेशन रिप्लेस्ड बाय प्रेशर। ठीक है, गैस के लिए हम कंसंट्रेशन को प्रेशर के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो मेरे पास जो रेट का जो एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा? रेट इज इक्वल टू मेरे पास बनेगा चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर अपॉन क्या आएगा? टाइम टेकन। चेंज इन प्रेशर अपॉन टाइम टेकन। और यहाँ पे अगर हम लोग डिफाइन करते हैं भी जो हमारे पास प्रेशर है उसको मान लीजिए मैं एटीएम में डिफाइन कर रहा हूँ एटमॉस्फेयर के अंदर, और टाइम के लिए मैंने यूनिट स्पेसिफाई कर दिया सेकेंड। तो गैशियस कंपोनेंट के लिए जो रेट का ये जो यूनिट्स बन जाएगा वो मेरे पास बनेगा एटीएम सेकेंड इनवर्स। राइट एवरीवन, लीजिए ये हमारे पास आ गया सेकेंड जो मेथड है रेट को डिफाइन करने का, रेट के यूनिट्स को डिफाइन करने का। मतलब गैशियस कंपोनेंट के लिए आप लोग याद रखिएगा
कि गैसियस कंपोनेंट के लिए हम कंसंट्रेशन को प्रेशर के साथ रिप्लेस कर देते हैं। वो सबको पता ही है कैसे कर देते हैं, अपने को पता है पीवी इज इक्वल टू यार सारा हम लोग सभी फैमिलियर हैं आइडियल गैस इक्वेशंस को लेकर। पीवी इज इक्वल टू एन आर टी हमारे पास होता है, तो पी इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर इंटू टी अपने पास बनेगा। तो यहाँ से अगर पी को लिख सकते हैं तो पी को एन अपॉन वी क्या लिख सकते हैं बेटा, ये नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये कॉन्सेंट्रेशन अपने पास हो गया। तो पी इज इक्वल टू सी आर टी अपने पास बन रहा है, तो सी को क्या लिख सकते हैं बेटा, पी अपॉन आर टी लिखेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग क्या कर सकते हो, कंसंट्रेशन को प्रेशर से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर कंसंट्रेशन को प्रेशर के साथ रिप्लेस करेंगे तो हम लोग पीवी इज इक्वल टू एन आर टी बना के सी और पी में रिलेशन निकाल सकते हैं। यहाँ तक आई थिंक सब बच्चों को क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास यूनिट ऑफ रेट। रेट के हमारे पास यूनिट्स क्या होंगे, तो इसके अंदर एक तो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दी कि जो कंसंट्रेशन होती है वो हम लोग मोल पर लीटर में डिफाइन कर रहे हैं, और गैसियस कंपोनेंट के अंदर आप लोग जो कॉन्सेंट्रेशन वाली टर्म है माय डियर, उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म ऑफ जो कंसंट्रेशन है उसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं प्रेशर के साथ, ठीक है। ये चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक की बात करने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यार, ठीक है। वो टॉपिक हमारे पास है, अगर हम उसकी बात करें, टॉपिक का नेम है हमारे पास रेट एक्सप्रेशन, ठीक है। रेट एक्सप्रेशन फॉर रिएक्शंस। अगर आपके पास अलग अलग रिएक्शंस गिवन हैं, रेट एक्सप्रेशन फॉर रिएक्शंस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डियर ऑल, ठीक है। इसको समझिएगा आप लोग बहुत ध्यान से, ठीक है। ओके सॉरी बेटा पीछे वाला पॉसिबल नहीं है खुशी, वो मैं भेज दूंगा पक्का, डेफिनेटली भेज रहा हूँ। चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं रेट एक्सप्रेशन फॉर रिएक्शंस। अब इस केस के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हमारे पास यहाँ पे अब मैं कुछ केमिकल रिएक्शंस को लिखूंगा, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस को लिखूंगा, फिर आपने उन केमिकल रिएक्शंस को देख करना उनका रेट का एक्सप्रेशन आप लोगों ने बनाना है। केमिकल रिएक्शंस को देखकर रेट का एक्सप्रेशन आप लोगों ने बनाना है। देखिए क्या करने वाले हैं, सबसे पहले केस 1 की बात करते हैं। सबसे पहले बात करने वाले हैं केस 1 के बारे में। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है स्टूडेंट्स, बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अगर मेरे से ध्यान से पढ़ोगे, जो जिस तरीके से बता रहा हूँ, तो कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा, पूरा क्लैरिटी से चीजें चलने वाली है अपने पास, राइट। ओके देखिए केस 1 में हम लोग बात करने वाले हैं when stoichiometric coefficients are equal। अगर हमारे पास स्टोइचियोमेट्रिक जो कोफिशिएंट्स हैं डियर, ठीक है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स आर सेम। अगर कोई ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है, तो उसके रेट के एक्सप्रेशन को हम लोग कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स। देखिए अब इसको समझने से पहले क्या करना होगा, मैं कोई भी रिएक्शंस को लिख देता हूँ। मैंने एक रिएक्शन सेलेक्ट की जिसमें ए मेरे पास बी में कन्वर्ट हो रहा है, ये मैंने केमिकल रिएक्शंस को लिया, ए इज कन्वर्टेड इनटू बी। अब आप जब इस रिएक्शंस को देखोगे तो आपको क्या पता लग रहा है, आप इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को देखिए। यहाँ से क्या पता लग रहा है भी, अगर ए का 1 मोल डिसअपीयर हो रहा है तो बी का भी 1 मोल बन रहा है, मतलब ए और बी का जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो सेम है, राइट डियर। अब देखिए अब इस चीज को समझिएगा, अगर दोनों का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है तो क्या आप लोग ये बात सोच पा रहे हो भी जो ए के खत्म होने का रेट होगा, मतलब जो ए के डिसअपीयर होने का रेट होगा, वही बेटा बी के अपीयर होने का रेट होगा। मतलब जितना ए खत्म होगा उतना ही बी अपीयर होगा, अगर दोनों का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट अपने पास सेम आता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर दोनों का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है तो हम लोग बहुत इजीली ये बात बोल सकते हैं भी ए के खत्म होने का जो रेट है और बी के जो बनने का रेट है वो दोनों रेट इक्वल होंगे। ओके तो देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं रिएक्शंस के रेट को माय डियर, रिएक्शंस के रेट को ए की फॉर्म में डिफाइन करूँ, ए की फॉर्म में सुनेगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। मैंने यहाँ पे क्या किया, रेट के रिएक्शंस के रेट को, पूरी रिएक्शंस के रेट को जब ए की फॉर्म में डिफाइन कर रहा था तब मैंने बोल दिया रिएक्शंस का रेट क्या है, ए के खत्म होने का रेट। देखिए दोबारा से इस चीज पे बात करते हैं, अगर हमारे पास कोई रिएक्शंस हो रही है जिसमें जो रिएक्टेंट ए है वो हमारे पास बी वाले प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो आप सोचिएगा ए का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, बी का भी 1 है, तो यहाँ से ये पता लग रहा है भी अगर ए का 1 मोल जाएगा तो बी का 1 मोल बनेगा। तो यहाँ से क्लियर कट ये आउटपुट निकल के आ रहा है भी ए के खत्म होने का रेट, ए के डिसअपीयर होने का रेट, ए के गुम होने का जो रेट है
वो बी के मिलने के रेट के इक्वल है, बी के अपीयर होने के रेट के इक्वल है। क्यों? क्योंकि अगर ए का 1 मोल जा रहा है तो उतने टाइम में बी का भी 1 मोल बन रहा है। तो इसमें मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो अगर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए है तो मैं उसको डेफिनेटली किसके इक्वल रखूंगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी के इक्वल रखूंगा, क्योंकि ए के डिसअपीयर होने का जो रेट है वो बी के अपीयर होने के रेट के इक्वल है। क्या ये पॉइंट सबको बात क्लियर हुई? तो देखिए, तो जो रिएक्शंस का जो रेट है, जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है, वो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए है। मतलब ए के खत्म होने के रेट को मैं रेट ऑफ बोल रहा हूँ, और जितना ए के खत्म होने का रेट है वही बी के बनने का रेट है। तो यहाँ से बेटा क्या अपने पास रिजल्ट निकल के आया? तो यहाँ से अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखता हूँ तो क्या लिखूंगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए कैसे लिखा जाएगा, ए कितना, ए के डिसअपीयर होने का रेट मतलब ए के खत्म होने का रेट कैसे निकालोगे, कितना ए में चेंज हुआ, कितना ए में चेंज हुआ कितने टाइम में, ठीक है। और इसके आगे साइन लगाएंगे बेटा नेगेटिव। तो ये क्या आ गया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए आया कि नहीं आया, ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए हुआ कि नहीं हुआ। अगर देखो ये डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए हुआ कि नहीं हुआ, देखो कैसे निकालेंगे। ए के डिसअपीयर होने का रेट कैसे निकालोगे, ए में कितना चेंज हुआ कितने टाइम में, ए में कितना चेंज हुआ कितने टाइम में, तो वो ए का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से ए का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या निकल के आया, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी आया। अब नेगेटिव क्यों लगा दिया, क्योंकि मैं रेट को, रिएक्शंस के रेट को आगे डिफाइन कर रहा हूँ, और आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ जब भी रिएक्शंस के रेट को डिफाइन करना है रिएक्टेंट की फॉर्म में तो आगे साइन नेगेटिव लगेगा, ठीक है। और डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी किसके इक्वल हो जाएगा माय डियर, ये आ जाएगा डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी के इक्वल आ जाएगा, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी के, राइट। ये स्टूडेंट्स, और इसके आगे कौन सा साइन लगाने वाला है, कोई साइन नहीं लगा सकते, मतलब इसका मतलब यही होगा भी इसके आगे कौन सा साइन होगा, पॉजिटिव साइन होगा। कि आपको ये रेट का एक्सप्रेशन लिखना आ गया सबको है। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। अब आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे जो डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी है ये क्या है, बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, बी के अपीयर होने के रेट को बता रहा है डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। और इस केस के अंदर जो बी के अपीयर होने का रेट है वही हमारे पास के रिएक्शंस का रेट भी है अपने पास, राइट एवरीवन। तो चलिए, अगर ये चीज समझ आ चुकी है तो एक दो एग्जांपल पे इसका एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास आगे एक रिएक्शन हो रही है PCl5 गैशियस, वो ब्रेक डाउन हो रहा है PCl3 गैशियस के अंदर प्लस Cl2 गैस। ये कोई केमिकल रिएक्शन अपने पास हुई। अब इस केमिकल रिएक्शंस का हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शंस का एक्सप्रेशन लिखना है, तो इसको मैं रेट ऑफ रिएक्शंस को कैसे लिखेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, आगे क्या डालोगे, नेगेटिव साइन डालोगे। सबका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखिएगा, सबसे पहले सबका कोएफिशिएंट देखिएगा, ये क्या है 1 1 1 है, इसका मतलब सबका जो खत्म होने का रेट और बनने का रेट क्या आने वाला है, बराबर आने वाला है। तो ठीक है, तो रिएक्शंस के रेट को मैं क्या लिख सकता हूँ, रिएक्शंस के रेट को लिख सकता हूँ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ PCl5, तो माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 अपॉन डेल्टा टी। तो ये मेरे पास क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ PCl5 है, और ये किसके इक्वल होगा, इक्वल होगा डेल्टा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ PCl3, ठीक है, अपॉन डेल्टा टी। और ये किसके इक्वल होगा, Cl2 के रेट ऑफ अपीयरेंस के भी इक्वल होगा। बताइए क्या ये बात क्लियर हुई सबको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, आप सोच के देखिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे बेटा आपने एक चीज का ध्यान रखना है, इन सबका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है बेटा वो 1 1 1 है। इसका मतलब PCl5 के जो खत्म होने का रेट है वही PCl3 के बनने का रेट है और वही Cl2 के बनने का रेट है। इसका मतलब जितनी स्पीड से PCl5 खत्म होगा उतनी ही स्पीड से PCl3 बनेगा और उतनी ही स्पीड से Cl2 बनेगा। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ भी जो रिएक्शंस का जो रेट आ रहा है मेरे पास वो माइनस डेल्टा PCl5 अपॉन डेल्टा टी है। मतलब ये डेल्टा PCl5 अपॉन डेल्टा टी क्या है, ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ PCl5 है, PCl5 के डिसअपीयर होने का रेट। और डेल्टा PCl3 अपॉन डेल्टा टी है, ये PCl3 के अपीयर होने का रेट।
और डेल्टा Cl2 अपॉन डेल्टा T के हमारे पास ये Cl2 के अपीयर होने का रेट है। तो इससे क्लियर कट ये पता लग रहा है भी आप रेट को ना PCl5 के जो इस रिएक्शंस का जो रेट है वो PCl5 के रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के, PCl3 के रेट ऑफ अपीयरेंस के और Cl2 के भी रेट ऑफ अपीयरेंस के क्या है इक्वल आ रहा है। तो ये हमें बता रहा है रिएक्शंस का रेट। राइट एवरीवन? यस। अब बताइए क्या पूछना है। सर हम डेल्टा का साइन भी लगा रहे हैं, बेटा यहाँ पे डेल्टा चेंज है कंसंट्रेशन ना, में चेंज चेंज है कैसे ना बेटा, लिखेंगे? चेंज होगा ना। ठीक है। ओके, अगर PCl5 का निकालोगे ना बेटा तो PCl5 का कैसे निकालोगे, रेट कैसे निकालोगे, रेट निकालोगे कितना चेंज हुआ कितने टाइम में। तो डेल्टा ए क्या बेटा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टाइम टेकन माय डियर। राइट एवरीवन? ओके, सर वो क्वेश्चन में गिवन होगा कि पहले इतना था फिर इतना हो गया, तो फिर हम, क्या कह रहे हो? सर वो क्वेश्चन में गिवन होगा कि जैसे पहले इतना था फिर बाद में इतना हाँ हो जी, गया। बिल्कुल ठीक है। अब जैसे देखिए बेटा एक एग्जांपल और लेके चलते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है अपने पास, मैंने एग्जांपल लिया जैसे मरकरी है, यहाँ पे वो लिक्विड फॉर्म में होता है और उसको Cl2 है वो गैसियस फॉर्म में है। इनको कंबाइन करवा कर हमारे पास HgCl2 सॉलिड बन रहा है। ठीक है, अब इस रिएक्शंस के लिए मैंने रेट डिफाइन करना है। ध्यान दीजिएगा, रेट ऑफ रिएक्शंस बेटा तो कैसे लिखेंगे आगे, कौन सा, अगर रिएक्टेंट की फॉर्म में डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करूंगा, डेल्टा Hg अपॉन डेल्टा T। इसका मतलब क्या है, कितना मरकरी में चेंज आया कितने टाइम में। ये मरकरी का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, इट इज अ डिसअपीयरेंस ऑफ, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ मरकरी। इसके आगे साइन नेगेटिव आएगा, ये किसके इक्वल है, नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Cl2 के। रेट का मतलब क्या है, कितना Cl2 में चेंज आया कितने टाइम के अंदर, और यही किसके इक्वल है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HgCl2 के। तो डेल्टा HgCl2 अपॉन डेल्टा T आ गया अपने पास। राइट डियर, यहाँ तक बात सबको क्लियर हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये एक्सप्रेशन लिखना आ गया इसका मतलब आपको 30 to 40% काइनेटिक्स समझ आ चुका है। तो ये रेट का एक्सप्रेशन लिखना माय डियर है वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भाई। ठीक है, ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है। राइट, अब हम बात करते हैं केस 2 के बारे में। केस 2 थोड़ा सा बेटा क्रिटिकल है, केस 2 माय डियर थोड़ा सा क्रिटिकल केस है, तो प्लीज थोड़ा सा चीज को ध्यान से सुनना समझना। ठीक है, केस 2 के अंदर लेके चल रहे हैं, व्हेन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स आर डिफरेंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स आर डिफरेंट। ठीक है, सेकेंड केस के अंदर हम लोग ये मान के चलते हैं भी अगर हमारे पास स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, डिफरेंट है, तब हम रेट को कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक, अब देखिए इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसके लिए मैं आपको एक रिएक्शन देता हूँ इसको समझने के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ए से मान लीजिए यहाँ पे 2B बन रहा है। तो इसका मतलब माय डियर क्या हो गया, इस रिएक्शन को अगर आप लोग देखोगे, इस रिएक्शन को आप लोग एज्यूम करिएगा ए से 2B बन रहा है और ये बैलेंस्ड इक्वेशन है मेरे पास, दिस इक्वेशन इज अ बैलेंस्ड। ठीक है, अगर ये बैलेंस्ड इक्वेशन है तो इससे मुझे ये पता लग रहा है अगर मैं इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लेता हूँ, ये 1 है, इसका 2 है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो रिएक्शंस तो एक ही हो रही है, अगर बात करें रिएक्शंस तो एक ही हो रही है, पर यहाँ पे फर्क कहाँ पे है, यहाँ पे फर्क ये है भी अगर जिस रेट से ए डिसअपीयर होगा, जिस रेट से ए डिसअपीयर होगा, बी का बनने का रेट उससे डबल होगा, बी के बनने का रेट उससे डबल होगा। मतलब यहाँ पे ए के खत्म होने का रेट और बी के बनने का रेट इक्वल नहीं है स्टूडेंट्स, दिमाग लगाओ। ए के एक Yes, मोल sir. के खत्म होने से बी के 2 मोल्स बन रहे हैं। मान लो किसी टाइम में ए के 10 मोल्स खत्म हुए तो बी के 20 मोल्स बनेंगे। तो यहां से ये बात तो क्लियर है भी ए के खत्म होने का जो रेट है वो बी के बनने के रेट का हाफ है। मेरे को यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स जिसको समझ आ गया वो हैंड रेज कर देंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ए के खत्म होने का जो रेट होगा, इस लाइन को समझिएगा, ए के डिसअपीयर होने का जो रेट होगा वो बी के अपीयर होने के रेट का हाफ होगा। राइट एवरीवन? ओके, वेरी गुड, यहाँ तक सबको क्लियर हो चुके हैं। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखिए
सबसे पहले मैं इसको ये लिखता हूँ यहाँ पे लिख सकता हूँ कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, जो ए के डिसअपीयरेंस होने का जो रेट है, ए के डिसअपीयर होने का जो रेट होगा स्टूडेंट्स, वो डेफिनेटली इक्वल है किसके, हाफ ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, हाफ ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। तो बी के अपीयर होने के रेट के जो बी के अपीयर होने का रेट है उसके हाफ के इक्वल है ए के डिसअपीयर होने का रेट। ये कहाँ से पता लगा? ये वाली इक्वेशन से पता लग रहा है अपने को यार। इसका मतलब रेट का तब तक कोई सेंस नहीं होगा जब तक रिएक्शन आपके पास बैलेंस्ड ना हो। मतलब रिएक्शन का बैलेंस्ड होना आपके पास मस्ट है। अगर रिएक्शन बैलेंस्ड होगी तभी आप किसी भी रिएक्शंस के रेट को सही कैलकुलेट कर सकते हो। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ऊपर वाली रिएक्शंस को अगर देखते हो तो क्लियर कट पता लग रहा है भी ए के 1 मोल के डिसअपीयर होने से बी के 2 मोल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो वहां से क्लियर कट ये इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है भी ए के डिसअपीयर होने का जो रेट है, के खत्म होने का जो रेट है, वो बी के बनने के रेट का हाफ है। तो अगर मैं यहाँ से रिएक्शंस के रेट को, सुनिएगा ध्यान से, अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शंस को ए के डिसअपीयर होने के रेट से डिफाइन कर दूं, मैं ये लिखूं भी रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, मतलब रिएक्शंस के रेट को मैंने क्या मान लिया, ए के डिसअपीयर होने का रेट मान लिया। तो वो डेफिनेटली किसके इक्वल आएगा, हाफ ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी आएगा कि नहीं आएगा माय डियर? तो वो डेफिनेटली रेट ऑफ हाफ ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी आएगा कि नहीं आएगा? इस पॉइंट को देखिए ध्यान से। अगर मैं रिएक्शंस के रेट को ए के डिसअपीयर होने के रेट से डिफाइन कर दूं, क्योंकि देखो रिएक्शंस का रेट क्या है, रिएक्शंस का रेट कोई ऐसा नहीं है जिसको आप लोग डायरेक्टली फील कर पाओ। रिएक्शन का रेट है एक रिएक्शन हो रही है, उसके स्पीड को रिएक्शन का रेट बोलते हैं। अब आप उस रेट को, रिएक्शन तो एक ही हो रही है, उस रिएक्शन की स्पीड तो एक ही होगी, चाहे आप उसको रिएक्टेंट की फॉर्म में डिफाइन करो चाहे प्रोडक्ट की फॉर्म में डिफाइन करो। रिएक्टेंट अगर एक रिएक्शन हो रही है, सुनिए मेरी बात को, चाहे आप उसको रिएक्टेंट की फॉर्म में डिफाइन करो चाहे प्रोडक्ट की फॉर्म में डिफाइन करो, अगर रिएक्शन एक ही है तो रिएक्शन का रेट भी एक ही होगा बेटा जी। हाँ, बट रिएक्टेंट के खत्म होने का रेट और प्रोडक्ट के बनने का रेट अलग अलग हो सकता है। रिएक्टेंट के खत्म होने का रेट और प्रोडक्ट के बनने का रेट अलग अलग हो सकता है, तो रिएक्शंस का रेट तो एक ही होगा बेटा। तो देखिए यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, तो यहाँ से क्या एक्सप्रेशन निकल के आया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। कैसे निकालोगे ए के डिसअपीयरेंस का रेट? कैसे निकालोगे? हम निकालेंगे माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी करके। ए में कितना चेंज आ रहा है, कितने टाइम में, वो ए का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आ गया। वो किसके इक्वल होगा डियर? वो इक्वल होगा हाफ ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी के, मतलब हाफ ऑफ डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। देखिए स्टूडेंट्स, इस पहले एक्सप्रेशन को फिल करिएगा। इस एक्सप्रेशन को किसकी हेल्प से? पहले इस इक्वेशंस को देखना है, ऊपर वाली इक्वेशंस को, और उस इक्वेशंस को की हेल्प से जो मैंने रेट का एक्सप्रेशन बनाया आप उसको समझने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ऊपर वाली जो रिएक्शंस थी अपने पास जिसके अंदर हमने ये लिया भी जो ए रिएक्टेंट है वो 2b में कन्वर्ट हो रहा है, तो मैंने उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स भी लिखा बेटा उनके ऊपर। ये सबको क्लियर है? तो उससे ये पता लग रहा है भी ए के जो खत्म होने का रेट है, ठीक है, वो बी के बनने का रेट का हाफ है। तो जब उस रिएक्शंस का हम लोगों ने रेट का एक्सप्रेशन निकाला, मैंने क्या बोला था, रिएक्शन का तो एक ही रेट होगा यार। जिस मर्जी की हेल्प से आप रिएक्शंस का रेट निकालिए तो रिएक्शंस का रेट तो सेम ही आना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो जब हम लोगों ने रेट का एक्सप्रेशन लिखा तो क्या लिखा गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू हाफ ऑफ डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। कहने का मतलब अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स माय डियर डिफरेंट हैं, और अगर हम लोगों ने रिएक्शंस का रेट निकालना है, रिएक्शंस का रेट डिफाइन करना है, तो जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स में लिखा होगा, जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स में लिखा होगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। यहाँ पे b के आगे कितना था, 2 था, तो वो क्या बन गया, 1/2 बन गया।
ठीक है, ए के आगे कितना था, 1 था, तो यहाँ पे मैं इसको 1/1 भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं है। तो आपको रेट ऑफ रिएक्शंस का एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो इसके लिए आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, अगर कोई भी रिएक्शन आपके पास गिवन है तो उस रिएक्शंस का जब आप रेट का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको 1/1 अपॉन करके लिखेंगे, या फिर उस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को आप डिनोमिनेटर बना के लिखना है आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक बात क्लियर है। अभी मैं आपको एक दो एग्जांपल्स बताता हूँ। ठीक है, अब देखिए, सर जैसे मान लीजिए अपने पास एक एग्जांपल ये है माय डियर, एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल के अंदर हम लोगों ने क्या किया, H2 गैस ली प्लस Cl2 गैस लिया और इसको इन दोनों को कंबाइन करवा के हम लोगों ने 2HCl गैस बना दिया। मान लीजिए ये मेरे पास कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन है मेरे पास। अब मैंने क्या करना है, इसके रेट के एक्सप्रेशन को लिखना है, इसके रेट को एक्सप्रेशन को लिखना है। तो अगर मैं इसके रेट के एक्सप्रेशन को लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, अभी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, जो रिएक्शंस का रेट होगा वो माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन टाइम टेकन, मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, और ये किसके इक्वल आएगा, माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 अपॉन डेल्टा टी, मतलब A के डिसअपीयर होने का जो रेट है वही जो H2 के डिसअपीयर होने का रेट है वही Cl2 के डिसअपीयर होने का रेट है, और वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना आ गया, 2 आ गया, तो इसको क्या लिखेंगे, 1/2 डेल्टा HCl अपॉन डेल्टा टी। ये मेरे पास एक्सप्रेशन बन गया। तो आपने क्या करना है, पहले सबसे पहले जो भी आपके पास एक्सप्रेशंस गिवन होगा, जो इक्वेशन गिवन होगी वहां से रिएक्शंस का रेट का एक्सप्रेशन लिखना बेटा आप लोग सीखिएगा। ठीक है, ओके, ये लिखना आना बहुत जरूरी है। इसमें डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी क्या, सिर्फ बताओ, डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी क्या है, ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए है अपने पास, ए के डिसअपीयरेंस होने का रेट है, और डेल्टा Cl2 अपॉन डेल्टा टी क्या है बेटा जी, इट इज रेट ऑफ स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी है, ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी है, और डेल्टा HCl अपॉन डेल्टा टी ये रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HCl है, ये रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HCl है, राइट। और अगर आप इसको 1/2 लगा देते हो तो वो रिएक्शंस के रेट के इक्वल आ जाएगा। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, रिएक्शन एक ही हो रही है, H2 प्लस Cl2 प्रोडक्ट बना रहे हैं 2HCl, एक ही रिएक्शन हो रही है। अगर रिएक्शन एक ही हो रही है तो उस रिएक्शन का एक ही माय डियर रेट होगा, रेट अलग अलग नहीं हो सकता उस रिएक्शन का। हाँ, पर H2 के खत्म होने का रेट, Cl2 के खत्म होने का रेट और HCl के बनने का रेट ये अलग हो सकता है, पर रिएक्शंस का रेट तो एक ही होगा स्टूडेंट्स। ठीक है ना, तो अपन ने क्या किया, तो आप रेट को चाहे H2 की फॉर्म में डिफाइन कर दो, Cl2 की फॉर्म में डिफाइन कर दो, चाहे HCl की फॉर्म में डिफाइन कर दो। तो इस तरीके से हम लोग रेट के एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं। अब मैं आपको मैं आपको जनरल इक्वेशंस बताता हूँ बेटा जी। जनरल इक्वेशंस में मैंने क्या किया, जैसे मान लीजिए ए है, यहाँ पे स्मॉल बी है, और यहाँ पे सी है, और डी है। ये मेरे पास एक कॉमन मैंने रिएक्शंस लिखी, जिसके अंदर मैंने सारे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को क्या कर दिया, डिफरेंट मान लिया। ठीक है, अब अगर आप इस इक्वेशंस को लेकर रेट का एक्सप्रेशन लिखते हो तो रेट ऑफ रिएक्शंस क्या लिखा जाएगा, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में आएगा, -1/a डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, ये किसके इक्वल होगा, -1/b डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, किसके इक्वल होगा, 1/c डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, और ये किसके इक्वल होगा, 1/d डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। देखिए, और सबके बीच में इक्वल डाल के, तो ये रेट का एक्सप्रेशन अपने पास बन गया यार। मतलब आप रिएक्शंस का रेट जिस मर्जी से निकालिए, आपकी इच्छा है, चाहे आप उसको ए की फॉर्म में निकालिए, बी की फॉर्म में निकालिए, सी की फॉर्म में, या डी की फॉर्म में, जैसे मर्जी रिएक्शंस का रेट निकाल लीजिए आपको। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, मुझे लगता है जो स्टूडेंट्स के दिमाग में डाउट होगा, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी क्या बेटा रिएक्शंस का रेट है, नो, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए।
रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए के डिसअपीयरेंस होने का रेट है, और 1/a डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, ये मेरे पास क्या है, ये रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज अ रेट ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शंस का रेट है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, जब भी रिएक्शंस के रेट को आप लोगों ने डिफाइन करना है, जब भी कोई भी रिएक्शन है उसके रेट को आप लोग डिफाइन करने जा रहे हो, तो आपका रिएक्शंस का बैलेंस्ड होना मस्ट है, क्योंकि अगर रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं होगी तो हमारे पास कोई सेंस नहीं बनेगा, तब हमारे पास रिएक्शंस के रेट का कोई सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का इन्वॉल्वमेंट है। देखो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए में अगर किसी पर्टिकुलर का रेट निकालना है, अगर किसी पर्टिकुलर रिएजेंट के डिसअपीयर होने और अपीयर होने का रेट निकालना है, फिर तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स का कोई रोल नहीं है, वो तो हम लोग सिंपल निकाल लेंगे भी कितना ए में चेंज हुआ अपॉन टाइम टेकन, बी में कितना चेंज हुआ अपॉन टाइम टेकन। पर अगर आप लोगों ने रिएक्शंस के रेट को निकालना है बेटा जी, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का इन्वॉल्वमेंट है अपने पास माय डियर। ओके, राइट, यहाँ तक बात सबको क्लियर हुई? हाँ जी, बोलिए। सर जो वो रिएक्शन लिखवाई थी आपने A gives to B, सर वो बैलेंस है बेटा उसमें सर? सारी इक्वेशन बैलेंस्ड है बेटा। सर पर यहाँ पे जो राइट साइड है और लेफ्ट साइड है, वहाँ पे B का तो कोई कंपोनेंट ही नहीं है, जैसे A gives to B है, तो सर वहाँ पे तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स बैलेंस ही नहीं हो रहे। कहाँ पे? सर जो रिएक्शन लिखवाई नहीं थी आपने इसमें A gives to B, सर ये बैलेंस कैसी है रिएक्शन? मतलब एक रिएक्शन इस तरीके से चल रही है, भी ए के 1 मोल से बी के 2 मोल्स बन रहे हैं बेटा जी। यस सर, ये पूछ रहे हैं ये बैलेंस्ड है रिएक्शन? बैलेंस्ड है बेटा, यहाँ पे नहीं आपको पता लग रहा है H2 के 1 मोल के खत्म होने से HCl के 2 मोल्स बन रहे हैं, Cl2 के 1 मोल के खत्म होने से बेटा HCl के 2 मोल्स बन रहे हैं। और सर ठीक है सर, और ये जरूरी है कि हमेशा मतलब जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है वो हाफ ही होगा अपीयरेंस के रेट से, मतलब जो नंबर ऑफ बेटा मोल्स? ये किसने बोल दिया? ये तो मैंने बोला ही नहीं कुछ ऐसी चीजें, तो वो तो ए से 2 भी बन रहा था, तब हम लोगों ने बोला भी ए के जो डिसअपीयर होने का जो रेट है वो बी के अपीयर होने का रेट का हाफ है। अगर ए से ओके 3 बी होता तो वो 1/3 हो जाता उसका। ओके सर। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक बात क्लियर हुई? अब यहाँ पे बेटा ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, सबके लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब ये जैसे देखिएगा, ये मैंने आपको एक्सप्रेशन लिखना पहले सिखा दिया, ये सबने सीखना है। ये एक्सप्रेशन सबको, मतलब अगर आपके पास कोई भी काइनेटिक्स के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आता है बेटा, तो सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स ने क्या करना है, इस रिएक्शन को इस फॉर्म में लिखना सीखना है, रिएक्शंस को इस फॉर्म में लिखना सीखना है। ठीक है, वो लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बात बताता हूँ, एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, और उसको बाद में काफी डिटेल के अंदर आपको एक्सप्लेन भी करूंगा उस पर्टिकुलर पॉइंट को। पहले आप लोग इस पॉइंट को नोट डाउन करिए। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, नोट लिखिएगा। नोट में आप लोगों ने ये लिखना है, the rate of reaction of a chemical reaction of chemical reaction depends on stoichiometric coefficients, depends on stoichiometric coefficient depends on stoichiometric coefficient of chemical reaction, ठीक है, दैट इज, तो इसका मतलब क्या है, देयर इज नो फिजिकल सेंस, देयर इज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, या फिजिकल सिग्निफिकेंस वर्ड ज्यादा बेटर रहेगा, देयर इज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन without rate of reaction without balanced chemical reaction, without balanced chemical reactions। ठीक है,
तो यहाँ पे मैंने ये पॉइंट लिखा भी, जो रेट ऑफ रिएक्शन है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है, वो आपको पता ही है क्योंकि वो डिनोमिनेटर में जाता है। तो उसका तो अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो रिएक्शंस के रेट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा। इसी के साथ साथ सेकंड पॉइंट लिखिएगा इसी पॉइंट के अंदर, बट रेट ऑफ रिएक्शंस but rate of reaction of a particular substance, ठीक है, do not require any stoichiometric coefficient, do not require any stoichiometric coefficient। ठीक है बेटा जी, ये सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, अगर यहाँ पे ना रिएक्शन वर्ड आपको कंफ्यूज कर रहा है तो इस रिएक्शन वर्ड को हटा सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग वर्ड लिखिए रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस, ठीक है, डिसअपीयरेंस। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट का मतलब क्या है, इस पर्टिकुलर पॉइंट का मतलब क्या है, इसको एक बार दोबारा से समझ लेते हैं ये वाले पॉइंट को। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है N2 गैस प्लस H2 गैस, और यहाँ पे मेरे पास बन रहा है 2 मोल ऑफ अमोनिया। अब मैंने इस रिएक्शन को बैलेंस किया 3 से मल्टीप्लाई, ये रिएक्शन मेरे पास अब बैलेंस्ड रिएक्शन है। अगर मैं इस रिएक्शन के रेट को लिखता हूँ, इस रिएक्शन के अगर रेट के एक्सप्रेशन को लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बताओ, माइनस चेंज इन डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू 1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T और इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। माय डियर, ये मैंने रिएक्शंस के रेट का एक्सप्रेशन लिखा है, राइट। अब यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को समझिए, ये एक्सप्रेशन बेसिकली क्या है, जो मेरे पास ये देखो, ये रिएक्शंस का रेट है, रेट ऑफ रिएक्शंस, और डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T क्या है, ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 है। डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T के रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन है, और डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T के रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 है। तो अगर किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का डिसअपीयरेंस का रेट निकालना है और अपीयरेंस का रेट निकालना है तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पर अगर आप रिएक्शंस का रेट आप लोग अगर निकालना चाहते हो, रिएक्शंस का रेट निकालना चाहते हो, तो जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उसका इन्वॉल्वमेंट रहेगा स्टूडेंट्स, ठीक है, ओके। अब क्या आता है, जहाँ पे रिएक्टेंट है वहाँ पे नेगेटिव साइन लगा दीजिए बेटा यहाँ पे। तो यहाँ पे N2 रिएक्टेंट था, H2 रिएक्टेंट था, तो दोनों के आगे नेगेटिव साइन लग गया। अमोनिया प्रोडक्ट है, उसके आगे बेटा पॉजिटिव साइन लगेगा अपने पास, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक बात क्लियर है सबको। तो मैं यहाँ पे बार बार एक बात आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि जो हमारे पास किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस है या पर्टिकुलर रिएजेंट है, उसके डिसअपीयर होने का जो रेट होता है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करता होता, पर जो रिएक्शंस का जो रेट है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड करेगा। इसलिए जब भी रिएक्शंस का रेट आप लोगों ने डिफाइन करना है तो रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। अगर बैलेंस्ड होगी तभी रिएक्शंस के रेट को डिफाइन करने का कोई सेंस है। अगर रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है तो उस रिएक्शंस के रेट का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक बात क्लियर है सबको, ओके। अब क्या करते हैं, यहाँ तक बात समझने के बाद जितना हम लोगों ने यहाँ तक कंटेंट कर लिया, अब हम यहाँ पे कुछ सॉल्विंग की कोशिश करते हैं। फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, अभी तो फर्स्ट लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं इन्वॉल्व कर सकता। मैं आपको बताऊंगा ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है इसका चक्कर क्या है, भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को चेंज करने से रेट कैसे चेंज हो जाता है, ये सेकंड लेक्चर का हम लोग पार्ट बनाएंगे। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं लेके आएंगे, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में जितना हम लोगों ने सीखा पहले इसके बेसिस पे हम लोग कुछ सॉल्विंग करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल फर्स्ट है, कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है राइट द एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस। पहला तो अपने से ये पूछा गया राइट द एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन।
एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। पहले के अंदर तो ये पूछ रहा है भी कि रिएक्शन हो रही है उसके रेट का एक्सप्रेशन लिखिए क्या होगा। जैसे मान लीजिए पहला हमारे पास दे दिया भी जो PCl5 है वो हमारे पास डिसोशिएट होके PCl3 गैस प्लस Cl2 बना रहा है। भी इसके रेट का एक्सप्रेशन बनाइए क्या होगा। तो बनाओ, ये फर्स्ट था। सेकंड अपने पास उन्होंने दे दिया भी H2 गैस है प्लस यहाँ पे O2 गैस है, ठीक है, और ये वाटर बना रहा है, तो रेट ऑफ वाटर लिक्विड, तो इसका एक्सप्रेशन बनाइए, ठीक है। अब देखिए थर्ड में क्या बता दिया, थर्ड में बता दिया H2O2 हो रहा है, H2O2 है, डिकम्पोज हो रहा है H2O प्लस O2 के अंदर, ठीक है, ये दे दिया। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास ये क्वेश्चन आ रहा है तो अगर मैंने इनका आंसर करना है, अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। नहीं, बहुत सिंपल नहीं, इससे सीखने को बहुत कुछ है। इन तीनों इक्वेशन में सिर्फ एक ही इक्वेशन मेरे काम की है, सिर्फ एक ही इक्वेशन मेरे काम की है, और वो इक्वेशन मेरे काम की होगी जो बैलेंस्ड होगी, क्योंकि जब तक रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है ना, आप अपनी तरफ से बैलेंसिंग नहीं कर सकते बेटा। आप अपनी तरफ से बैलेंस करने बैठोगे ना तो रिएक्शंस को चेंज कर दोगे। मतलब कोई स्टूडेंट किसी रिएक्शंस को 1-1 करके बैलेंस कर सकता है, कोई हाफ करके बैलेंस कर सकता है, कोई 2-2 करके बैलेंस कर सकता है। मतलब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो आप लोग चेंज कर ही सकते हो ना, तो रेट को डिफाइन करने का तरीका भी चेंज हो जाएगा बच्चों। तो रेट को अगर आप लोगों ने लिखना है तो पहला पॉइंट याद रखिएगा, रिएक्शन का बैलेंस होना मस्ट है, ठीक है। तो इसलिए मेरे पास एक ही क्वेश्चन काम की है, तो अगर मैं पहले का आंसर लिखता हूँ ना तो पहले का मैं ये लिखूंगा भी जो रिएक्शंस का जो रेट है वो माइनस डेल्टा PCl5 अपॉन डेल्टा टी है, और वो किसके इक्वल होगा, डेल्टा PCl3 अपॉन डेल्टा टी के, और वो किसके इक्वल आएगा, डेल्टा Cl2 अपॉन डेल्टा टी के, ठीक है, ये आ गया। अब सेकंड इक्वेशन को मैं बैलेंस करके दे रहा हूँ, सेकंड इक्वेशन को मैं बैलेंस करके दे रहा हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बताओ सेकंड इक्वेशन का आंसर क्या बनने वाला है। अब क्या सेकंड इक्वेशन का रेट डिफाइन हो जाएगा, बड़े आसानी से हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे 1/2 माइनस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी, और वो किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी के इक्वल आएगा, इज इक्वल टू 1/2 क्या आएगा, डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। और जब भी रेट डिफाइन कर रहे हो तो रिएक्टेंट के केस में बेटा नेगेटिव डाल देना, और प्रोडक्ट वाले केस में बेटा पॉजिटिव डाल देना, तो यहाँ पे भी नेगेटिव आ जाएगा अपने पास, ठीक है। अगर हम बात करें थर्ड केस की, थर्ड में अगर हम लोग रेट को डिफाइन करते हैं तो थर्ड में अगर रेट डिफाइन करेंगे तो सबसे पहले इक्वेशन का बैलेंस होना जरूरी है। मैं बैलेंस करके दे रहा हूँ आप लोगों को, मैं इक्वेशन बैलेंस करके दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। इस तरीके से मैंने इक्वेशन को बैलेंस किया। वेट नहीं, मैं यहाँ पे इसको O2 को हटा देता हूँ, O2 के आगे 2 को हटा देता हूँ, राइट। ये मैंने इस तरीके से अगर इक्वेशन बैलेंस करके आप लोगों को दी, तो आप लोग अगर इसका रेट लिखते हो तो रेट क्या लिखोगे, -1/2 डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 अपॉन डेल्टा टी, ये लिखा जाएगा। और क्या आएगा, 1/2 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी, ये आ गया। और इसके आगे क्या आएगा, डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी। मतलब सबसे पहले आपका पहले लेक्चर का मकसद ही यही है बेटा जी, भी आप रिएक्शंस के रेट के, कोई भी रिएक्शंस गिवन है उसके रेट के एक्सप्रेशन को लिखना सीखिए। अगर आपको रिएक्शंस के रेट का एक्सप्रेशन लिखना आता है तो इसका मतलब आप बाकी सब कुछ चीजें कर सकते हो, ठीक है। ये पहला पॉइंट है। क्या सबको फर्स्ट फिर इसमें न्यूमेरिकल क्लैरिटी, डेल्टा H2O2 अपॉन डेल्टा टी, ये जो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए है, और जो ये -12 डेल्टा H2O2 अपॉन डेल्टा टी है, ये पूरा रेट ऑफ रिएक्शन है ना। रेट ऑफ रिएक्शन है, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है, ठीक है। नेगेटिव साइन बेटा तब लगाइए, रिपीट कर रहा हूँ, नेगेटिव साइन आप लोगों ने रिएक्टेंट की टर्म में, जब आप रेट को रिएक्टेंट की टर्म में डिफाइन कर रहे हो, किसी भी रिएक्शंस के रेट को अगर आप रिएक्टेंट की टर्म में डिफाइन कर रहे हो तो नेगेटिव लगाओगे। अगर रेट को आप लोग प्रोडक्ट की फॉर्म में डिफाइन कर रहे हो तो नेगेटिव साइन नहीं लगाओगे, ठीक है। इतना ही आप लोगों ने करना है। तो स्टूडेंट्स, ये आज का अपना लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने यहाँ तक ही करेंगे। कल वाले लेक्चर्स के अंदर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर हम लोग इसके रिलेटेड और केसेस को देखेंगे। आपको बताऊंगा भी कैसे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज करने से रिएक्शंस का रेट चेंज हो जाता है, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, उसके बारे में देखेंगे, और कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, राइट डियर। तो ये था अपने पास फर्स्ट लेक्चर तक का, यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ के आना है। सॉल्विंग के लिए अभी आपको कोई होमवर्क नहीं मिल रहा,
होमवर्क आपको पुराने वाले चैप्टर का है सॉल्यूशंस का, यहाँ पे भी आपको कोई होमवर्क असाइन नहीं है, सिर्फ आपने इस थ्योरी को पढ़ के आना है अच्छे तरीके से, ठीक है। और आते ही सबसे पहले अपने डाउट्स को क्लियर कीजिएगा। राइट एवरीवन, सबको क्लियर है? डन? लेक्चर समझ आ गया सर सबको? नोट करना था। हाँ जी, अच्छे तरीके से इसको पढ़ के आना स्टूडेंट्स, सर ठीक कल है? ए बी पार्ट डिस्कस करोगे एक्सरसाइज 0 का सॉल्यूशंस का? राइट, ओके डियर। सर कल ए बी पार्ट की डिस्कशन होगी एक्सरसाइज 0 हाँ जी, सॉल्यूशंस? सॉल्यूशंस वाले पार्ट की, हाँ जी। ओके।